Hello, hello, hello. Good morning, good evening, good afternoon. Welcome to the Indian Military History Podcast. I'm your host, Vikram Dalal. And today we have with us our favorite infantry military officer, Colonel S.K. Dalal, retired from the Indian Army. Also, my father. Welcome to the show, Colonel S.K. Dalal. Thank you, Vikram. It's been a long time. And good Yes, morning, good evening to all viewers. Thanks a lot for this new interaction on the podcast. Thank you. thank you. Yeah, it's Yeah. indeed been a long time and a lot has happened. काफी कुछ हो गया है. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है अभी और उसका क्या इम्पैक्ट है अभी अक्टूबर 7 से जो हुआ है उसके बाद इसराइल ने क्या किया, गाजा में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर क्या रिएक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और उसके बाद फिर हम यमन की तरफ जाएंगे, यमन क्या कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ मिलिट्री स्ट्राइक्स करे, पाकिस्तान ने रिटेलिटरी स्ट्राइक्स करे. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इफ यू कुड हेल्प अस पेंट अ पिक्चर ऑफ टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट अराउंड कि क्या हुआ अक्टूबर में, क्या हुआ उसके बाद, कैसे कैसे चला, और अब अभी हम कहाँ पे हैं और आगे क्या होने की आशंका है. एज फार एज हमस और इसराइल की प्रॉब्लम अक्टूबर 7 को स्टार्ट हुई थी, लेकिन अक्टूबर 7 से पहले हमस कई सालों से तैयारी कर रहा था इस लड़ाई के लिए. और हमस बेसिकली नेतन्याहू का ही खड़ा किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको उन्होंने पावर दी वहां पे गजा में, ताकि गजा को कंट्रोल कर सके. हमस पिछले 2-3 साल से बड़ी तैयारी में लगा हुआ था और उसकी रिपोर्ट्स भी आ रही थी 2-3 महीने से. खास करके इजिप्ट ने भी वार्न किया इसराइल को कि हमस कुछ स्पेशल तैयारी कर रहा है, लेकिन इसराइल ने बोला कि नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा करते हैं अपने आदमियों को खुश करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं. अदरवाइज उनका कोई एम नहीं है, बिकॉज उनकी अंदर खाने बातचीत, अंदर से उनकी बातचीत हमस से इसराइल की होती रहती थी. ओके. सडनली अक्टूबर 7 को हमस के तकरीबन 1500 से के आसपास टेररिस्ट कहिए या उनके अपने लड़ाकू कहिए, फाइटर्स. उन्होंने टेररिस्ट उन्होंने जो है हमला किया. इसराइल के फेंसिंग को तोड़ के अंदर घुस गए, 15-20 किलोमीटर तक अंदर गए. कुछ सिविलियंस को साथ ले गए, अपने साथ ले गए, और 200-300 के करीब सिविलियंस अपने साथ वापस ले गए वो. उसके अलावा उन्होंने कुछ लोग मारे भी, कुछ सोल्जर्स भी मार गिराए इसराइल के. इसराइल वॉज कॉट नैपिंग. इसराइल सोते हुए पकड़ा गया एक्चुअली. इसराइल को पता ही नहीं लगा क्या हिट हुआ उनको. ना उनकी जो बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर जो यूनिट्स थी वो तैयार थी, उनकी छुट्टियां चल रही थी, और उन छुट्टियों में इसराइल को ये था कि कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, यहाँ तो ऐसी छोटा मोटा चलता रहेगा. ये सरप्राइज अटैक जो है ये बहुत सीवियर रहा इसराइल की इमेज के लिए. खास करके लॉसेस हुए वो अलग, लेकिन इसराइल की जो इमेज थी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ इनविंसिबल है, उसको कोई भी नहीं जीत सकता, उसकी इमेज के ऊपर बड़ा भारी डेंट किया है हमस ने. इसका मेन इफेक्ट जो है इसका इमीडिएटली ये हुआ. इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि मतलब अक्टूबर 7 को इनका वो होता है, एक फेस्टिवल होता है, यम कपूर, यम किपुर, यम किपुर, योम किपुर, या यम किपुर. ओके. तो 50 साल पहले इसी दिन पे एक यम किपुर वॉर हुई थी, जबकि इन पे बहुत सारी जगह से अटैक हुआ था. तो ये मतलब कहना कि अच्छा कि छुट्टी है तो इस दिन अटैक हो नहीं सकता, एक्चुअली छुट्टी के दिन ही अगर एनिमी अगर टारगेट करेगा तो उसी दिन करेगा, कि भाई जिस दिन सबसे ज्यादा आशंका है कि आप आराम कर रहे होगे या फिर आप एकदम रिलैक्स्ड होगे, आपकी जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो छुट्टी पे होंगे. तो ये बहुत अजीब सी बात है कि उनने इसको एंटिसिपेट नहीं किया, या फिर उन्होंने इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया था उनको और अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर लिया था कि भाई हमको तो कोई कुछ अटैक कर ही नहीं इसके सकता. लिए योम किपुर वॉर 1973 में हुई थी, जिसमें कि इजिप्ट ने और सीरिया ने मिलके सरप्राइज अटैक्स किए थे दोनों साइड से. गोलान हाइट्स पे सीरिया ने, और सिनाई पेनिनसुला से की तरफ से इन्होंने इजिप्ट ने. उसके अंदर उनका मेजर सरप्राइज अचीव हुआ था दोनों कंट्रीज का, और इसराइल वहां पर भी सोते हुए पकड़ा गया था. लेकिन अब इसराइल ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को गजा के अंदर हमस को कंट्रोल दे दिया था, पॉलिटिकल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. और वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि इन्होंने कंट्रोल दिया हुआ था, जो कि गवर्नेंस वहां पे रन कर रहे थे. कुछ पैलेस्टीनियंस को इन्होंने जॉब्स वगैरह दी हुई थी इसराइल के अंदर.
तो ये इनका ख्याल था कि हमने इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली मैनेज कर लिया है, इकोनॉमिकली भी, और हमें उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी बुरी तरह से सरप्राइज हमें कर पाएंगे पैलेस्टीनियंस। अच्छा। इस अटैक के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5-6 साल से तैयारियां भारी चल रही थी, और अंडरग्राउंड पूरा जो गजा है उसके अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई करीब 150 से ज्यादा टनल्स हैं, जिनके अंदर की ये अपने सारे वेपन्स वगैरह रखते, सारी मूवमेंट इनकी टनल्स के थ्रू होती थी, और उसकी कानों कान इसराइल को खबर नहीं थी, और खबर थी तो वो उसको नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि नेतन्याहू और जो उसकी पार्टी के जो मेंबर्स थे वो बार बार कहते थे नहीं, इनको तो हमने पॉलिटिकली मैनेज किया हुआ, ये हमारे मैनेज साथ, किया हुआ। इनका लड़ने का कोई इरादा हम्म। तो अटैक हुआ, और अगर कहा जाए हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सक्सेसफुल अटैक था, काफी जिनने ऑब्जेक्टिव्स जो उनके थे काफी कुछ अचीव कर पाए, और एकदम शॉक था आईडीएफ की इमेज को, इजरायली सोसाइटी को, कि भाई हमें तो कोई अटैक हो नहीं सकता, हम बहुत ज्यादा वो जो पावर जो पैरिटी है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इम्बैलेंस हो गया था पावर का। है। तो ऐसा उनको लगने लग गया था, लेकिन ये कि अचानक से अटैक हो गया, तो उसके बाद फिर इसराइल का रिस्पांस आया आईडीएफ का, और वो मतलब ऐसा था कि अच्छा आपने एक है तो उसका 20 गुना सब कुछ, फ्लाइट से सब कुछ उड़ा देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। तो कई दिन तो वैसे मतलब अब अभी भी चल ही रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब किया अपना, और काफी एयर अटैक्स किए, और उसके बाद अंदर घुस भी गए। इसराइल ने एक्चुअली 22 मिलियन के करीब हैं उसमें, 2 मिलियन। 2 मिलियन, सॉरी, 2 मिलियन, 2.2 मिलियन 22 लाख। पैलेस्टीनियंस हैं गजा में। तो और वो छोटा सा एरिया, 40 किलोमीटर के का एरिया है, बड़ी छोटी सी स्ट्रेच है वो, उसके अंदर तकरीबन सभी जो है अर्बनाइज है सभी, और अंडरग्राउंड टनल वगैरह उन्होंने बनाई हुई थी। अर्बन वॉरफेयर के अंदर लड़ाई करना काफी मुश्किल होता है, और हम्म। इजरायली डिफेंस फोर्सेस इसके लिए तैयार थे भी नहीं, इसलिए सही उन्होंने बात। डिसाइड किया कि हम एडवांस करेंगे, इससे पहले हम मिसाइल से और एयर स्ट्राइक से इनकी बिल्डिंग्स को गिराते जाएंगे। तो पहले उन्होंने नॉर्थ गजा को लिया, उसके बाद साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे करके वो एक एक करके गजा को कैप्चर करते जा रहे हैं, गजा की टेरिटरी को, और उन्होंने डिसाइड किया हो कि हम गजा को रहने नहीं देंगे, ऐसे जिस तरह की हालत थी उस तरह अब दोबारा से इसको पनपने नहीं देंगे। नंबर एक। हम्म। नंबर दो, नेतन्याहू ने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया है बार बार कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनने देंगे, जो कि Yeah. अमेरिका ने इसराइल को शुरू से सपोर्ट किया है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अमेरिका भी कह रहा है कि हमें जरूरत है पीस टॉक्स की, जरूरत है हमें पैलेस्टीनियन स्टेट किसी कंट्रोल, थोड़े बहुत कंट्रोल हो शायद उनके पास, लेकिन एक पैलेस्टीनियन स्टेट वहां पे खड़ा करने की ये जरूरत है। यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है कि अब हमें पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे में हुआ क्या कि जैसे ही हमस के ऊपर इसराइल ने अटैक करने शुरू किए, तो अरब कंट्रीज जिनकी इसराइल से बातचीत चली हुई थी, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सॉरी ये यूएई वगैरह, इन कंट्रीज की इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस चालू करने की बातचीत बड़े एडवांस स्टेज पे थी, वो हम्म। सब बंद हो गई, और सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह को, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी अरब कंट्रीज को विड्रॉ करना पड़ा इसराइल से बातचीत से। अब स्टेट हम्म। ये है कि सऊदी एंड अदर अरब स्टेट्स, दे ओपनली डिक्लेयर्ड कि हम ये सब हमस गजा के अंदर जो एक्टिविटीज हैं इसराइल की वो बंद हो जाएंगी, उसके बाद ही आगे कोई बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे इसराइल के साथ। नंबर एक। नंबर दो, ईरान का इन्वॉल्वमेंट जो आ रही है बार बार बातचीत की, ईरान का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। ईरान, हमस के साथ ईरान का कोई रिलेशनशिप नहीं था। हमस एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और राइट। ईरानियंस शिया शिया। ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। ईरानियंस का जो ग्रुप है उस एरिया में, टेररिस्ट ग्रुप है, वो है हिजबुल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह। लेबनान में बेस्ड है। राइट। उन्होंने लेबनान से भी अपने बॉर्डर को गर्म किया हुआ है। इधर जो पैलेस्टीनियन की जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा बहुत हरकत वहां भी शुरू की हुई है, लेकिन वहां ज्यादा हरकत मूवमेंट है नहीं। ईरानियंस भी इस मैदान में कूदने को रेडी थे, लेकिन डायरेक्टली ना ईरान आना चाहता, ना इसराइल ईरान को कन्फ्रंट करना चाहता है। हम्म। इसी तरह टर्की की हालत है। तुर्की भी इस सब एक्टिविटी से नाराज है, और वो चाहता है कि इसराइल
ये गजा के अंदर बम्बार्डमेंट्स, गजा के अंदर अटैक्स बंद करे। तुर्की और ईरान की आपस में बातचीत भी हुई है। और अमेरिका की जहां तक हालत है, अमेरिका ओपनली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, लेकिन अमेरिका की ओपन सपोर्ट से सऊदी अरेबिया और तुर्की खास करके, ये दोनों अमेरिका के इस रवैये से खुश नहीं है, बिल्कुल ही नाराज है। जैसे जब ब्लिंकन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विजिट तुर्की में हुआ, तो उनको कई घंटे वहां वेट कराया गया मिलने के लिए। और एर्दोगन ने मिलने से, प्रेसिडेंट एर्दोगन ने मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन उससे एक दिन पहले ही फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान गए थे, उनसे प्रेसिडेंट एर्दोगन भी मिले, उनसे अच्छी बातचीत भी हुई, और उनसे उसके बाद उनकी डिक्लेरेशन भी हुई कि हम चाहते हैं कि इस एरिया में शांति। ये एक्टिविटीज काफी, इसके कारण, ये इसराइल के हमले के कारण क्या हो रहा है कि पूरे मुस्लिम कंट्री, अरब वर्ल्ड एक तरह से यूनाइटेड हो रहा है, और ईरान की बातचीत भी सऊदी अरेबिया से खुल गई। ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी, मतलब कि जैसे उन्होंने अभी एक्टिवली बम्बार्डमेंट करनी शुरू करी और बहुत ही ज़्यादा फेरोशियस तरीके से, कि मतलब ऐसे भी नहीं था कि टारगेटेड बम्बार्डमेंट, मतलब कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं ना, कि हम हर एक जो भी चीज़ हिल रही है, जो बिल्डिंग है, सब कुछ हम उसको उड़ा देंगे। मतलब कोई टारगेटेड नहीं था, कारपेट बॉम्बिंग। तो इसमें ठीक है, जो सारी मुस्लिम वर्ल्ड है वो तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी नाखुश है, बहुत गुस्सा है उनमें। और एक तो ये हुआ ना कि जो गवर्नमेंट्स है, मुस्लिम गवर्नमेंट्स है, तुर्की की, ईरान की, सऊदी अरेबिया की, अगर वो नहीं भी कुछ करना चाहें, उनको फिर भी दिखाना तो पड़ेगा ही कि नहीं भाई हम इसके खिलाफ हैं, हम अपनी स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया था कि ये उम्मीद करी जा रही थी, या फिर एक आशंका हो रही थी कि शायद कोई और कंट्री गाजा पैलेस्टीनियंस के एड में आएगी, उनकी हेल्प के लिए आएगी, शायद अपने ट्रूप्स भेजें, या शायद कुछ और, या शायद उनके साथ कोई ब्लॉकेड बनाए, या फिर उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं एनर्जी रिलेटेड या फिर जो भी कॉमर्स रिलेटेड है उसको बंद करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक कंट्री जो थी, जो कि आई है उनको सपोर्ट करने के लिए, वो है यमन, जो कि बहुत ही गरीब कंट्री है, जो कि अभी 7-8 साल उनके ऊपर खुद ही सऊदी अरेबिया ने और अमेरिकन ने बॉम्बिंग करी थी। बहुत ही मतलब बैकवर्ड कंट्री है, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करी है कि हम कुछ करें, और काफी उससे वो भी हुआ है, काफी फर्क भी पड़ा है, क्योंकि वो एक ब्लॉकेड कर पाए हैं, राइट। ईरान इस रीजन के अंदर, इसराइल भी और ईरान भी दोनों प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, मैनेज करते हैं इस पूरे रीजन में, डोमिनेट करते हैं। ईरान जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में मैनेज करता है, इसी तरह ईरान यमन से में हुतीज को मैनेज करता है, हुतीज की ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करता है। उनको वेपन सप्लाई करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी सब कार्रवाई वो करते हैं। इसके अलावा भी ईरान की छोटी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीरिया के अंदर फैली हुई है। इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन ईरान की पाकिस्तान के अंदर भी, जो ईरान के खिलाफ लड़ रही, और जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली ईरान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बलूच लिबरेशन फोर्स है, वो भी ईरान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है। ये सब ईरान मैनेज करता है प्रॉक्सी। ईरान डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व डायरेक्टली इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल और विद एनी अदर कंट्री। नंबर 2, इसराइल भी इसी तरह से अपनी प्रॉक्सीज लगाए हुए है, जिसमें कि सभी लोगों का ये मानना है कि आईएस और इस तरह के और कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इसराइल सपोर्टेड और यूएस सपोर्टेड और इसराइल फंडेड और यूएस फंडेड। ये ऑर्गेनाइजेशन इराक बेस्ड भी हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज में भी हैं। तो ये प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। अब जैसे ये लड़ाई और बढ़ी तो ईरान को बीच में, ईरान ने, हिजबुल्लाह ने अपना बॉर्डर गर्म किया कुछ हद तक, लेकिन ईरान नहीं चाहता कि ये वॉर हिजबुल्लाह की तरफ ज्यादा बढ़े। उन्होंने हुतीज ने शुरू कर दिया। हुतीज ने रेड सी के अंदर इस वॉर जोन को एक्सपेंड करने के लिए, रेड सी के अंदर उन्होंने, रेड सी के अंदर जो है जितनी भी शिप्स हैं उनको रेड सी को ब्लॉक करने का उन्होंने ऐलान किया कि रेड सी के थ्रू जो भी इसराइल के लिए साजो सामान जाएगा, उन शिप्स को हम ब्लॉक करेंगे, कॉमर्स की हो या वेपन्स की हो या कोई भी। और इस अगर आप कार्रवाई के अंदर उन्होंने रेड सी के अंदर जितनी भी शिप्स उस टाइप की आई उनको अटैक करना हुतीज ने शुरू कर दिया, विद मिसाइल, विद ड्रोन्स etc., which obviously are from coming from Iran through Houthis, ईरान, and they are using. Yeah.
इसमें दो चीज़ें पे अगर आप थोड़ा बहुत इलेबोरेट करोगे तो हेल्प होगी। पहली बात ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड सी। अगर आप रेड सी को ब्लॉकेड कर रहे हो तो उससे इतना बड़ा क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो अगर आप उस पर थोड़ा इलेबोरेट करो तो है। रेड सी के थ्रू पूरी ट्रेड चलती है जो कि सुएज कनाल के थ्रू आती है, फिर रेड सी से होके अगर आप मैप दिखा सकते हैं तो आई बी ग्रेटफुल। अगर आप यू कैन शो द मैप इन द बैकग्राउंड, दैट विल ओके, क्लियर द पिक्चर। हाँ, अब मैं एक बार सेटअप करता हूँ। जी। 10% of world's oil trade, 10% of world's oil trade goes passes through Suez Canal, और वो सब रेड सी के थ्रू होके निकलती है। तो रेड सी के थ्रू पूरी वर्ल्ड की ऑयल ट्रेड, जैसे सऊदी, मिडल ईस्ट से जो भी ऑयल निकलता है जो यूरोप की तरफ जाता है, वो सारा सुएज से होके जाता है। इस तरह से और भी जो शिप्स है ट्रेड की, वो सारी इसी एरिया से होके निकलती है। ओके, रेड सी को जैसे ही हम ब्लॉक कर दे, जैसे ही रेड सी ब्लॉक हो जाता है, इसराइल के लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कॉमर्स की खास। तो ये मैंने अभी मैप लगा दिया है। तो इसमें रेड सी आता है कहाँ पे? थोड़ा एक्सपेंड करो इसराइल को सेंटर में लेके। अच्छा, यू गेट ये रहा आपका यमन, और पर्शियन गल्फ। यहाँ पे ये इसराइल रहा। ये रहा रेड सी। तो ये आप बेसिकली देखें ये रेड रेड सी सी है। सुएज से, हम्म। सुएज कनाल इसके ऊपर की तरफ है बिल्कुल, और सुएज कनाल से डायरेक्टली ये जो है रेड सी की तरफ जो है ये शिप्स आती है यहाँ से, और यहाँ से निकल के जिबौती से और यमन के बीच में से होती हुई आगे निकल, ये तो सारी अगर फिर रेड सी से इंडियन अगर ओशन में, आप इसको, इंडियन ओशन से कनेक्ट होता है ये नॉर्थ की राइट, तरफ से, ये मिड सी के होते हुए ये सब शिप्स जो है यहाँ से आती तो अगर यहाँ से अगर आप ब्लॉकेड कर दोगे है। तो या बेसिकली पॉइंट ये है कि उनको यहाँ से यूरोप से थोड़ा अगर कोई इसको मैप को कुछ। स्टेबल कर दो, आप मैप को स्टेबल रखो जरा, इसमें एक और चीज देखनी है। हम्म, वही वाला खोल दो, रेड सी को थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, और सुएज कनाल को आने, सुएज कनाल को ले। या अब सुएज कनाल जो है वो इजिप्ट से मैनेज होता है, इजिप्ट मैनेजेस द सुएज कनाल। इफ यू लुक एट द सुएज कनाल, द इजिप्शियंस आफ्टर 1980 इन्होंने सुएज कनाल का कंट्रोल ले लिया था। 1980 में इनकी कैंप डेविड समिट, 1979 1980 में हुई, 1979 में कैंप डेविड समिट हुई थी बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, और उनके आपस में पीस ट्रीटी हो गई थी। उसके बाद सुएज कनाल का कंट्रोल इजिप्ट ने अपने हाथ में ले लिया, और सुएज कनाल के जो रेट्स हैं शिपिंग के, उन्होंने काफी हाई किए हुए हैं शिपिंग की मूवमेंट के। इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है इजिप्ट को। अगर आप देखें तो एक और लिंक जा रहा है, एक और लाइक नो सी का एक और जेटिंग जा रही है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हल्की सी, ये गजा के थ्रू हम्म, जाती है, नॉर्थ ईस्ट की ये तरफ वाली, ऊपर को जा रही है। यस। ये वाली। नाउ वन ऑफ द सस्पिशंस ऑफ द वर्ल्ड इज दैट Israel wants to eliminate Gaza Strip from there, the Palestinian control over Gaza Strip, so that they can create another canal, which will be about digging उसमें होगी 160 किलोमीटर के आसपास की digging होगी। तो उस यहाँ कनाल से को ऐसे। उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है, और इस रूट के थ्रू वो डिगिंग करके, और सुएज कनाल का एक ऑल्टरनेटिव रूट इस जो कि गजा से निकलेगा, उसको उधर से निकालना चाहते हैं, सो दैट ये जो गजा के सुएज कनाल का जो कंट्रोल है, पहली बात तो इससे रेवेन्यू डाउन हो जाएगा, इजिप्ट का एक मुस्लिम कंट्री है बेसिकली, और दूसरी हम्म, बात यह है कि इसराइल को जो है इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, इसराइल और वेस्टर्न पावर्स को, टू मूव देयर शिप्स अलोंग फ्रॉम द पैसिफिक टू द इंडियन ओशन। या ओके, तो मतलब इनकी जो जो मोनोपोली है सुएज कनाल की, उसको तोड़ने के लिए मोनोपोली यहाँ खत्म पे। हो जाएगी। सही बात। दैट इज अनदर रीजन व्हिच इज सस्पेक्टेड कि व्हाई गजा इज नॉट कूलिंग डाउन। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यमन एक छोटी सी रैग टैग कंट्री यस, ने इनको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है इस एरिया को। बिल्कुल। तो इसकी वजह से सारा जो है, तो इससे तो अगर यहाँ से शिपिंग नहीं आ रही तो आ रही है, तो मतलब सुएज कनाल से भी नहीं आ रही होगी, हाँ, राइट? सुएज कनाल से फिर तो ब्लॉक होगी ना इजिप्ट, इनकी शिपिंग, तो इनकी शिपिंग इजिप्ट को तो ब्लॉक बहुत होगी यहाँ नुकसान हो से। रहा होगा इसका। हाँ, इनका भी नुकसान होता है, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एज फार एज ईरान इज कंसर्न। ईरान को राइट। कंसर्न है कि वो इसराइल को चोक करना चाहते हैं इस एरिया से। हम्म। तो जैसे ही ये ज्यादा
हीटेड एक्सचेंजेस हुए, यहाँ पे फायरिंग्स हुई, अमेरिकन शिप्स को भी फायर किया, के ऊपर फायर किया गया, तो अमेरिका ने यहाँ पे अपनी शिप्स बढ़ा दी अपनी, और अमेरिका ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया, यमन की बोट्स को भी उन्होंने कुछ कैप्चर कर लिया, और यमन के ऊपर उन्होंने मिसाइल वगैरह, अमेरिका और यूके दोनों ने इन्वॉल्व होकर यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, सो दैट उस एरिया से उनका कंट्रोल हटाया जा सके और उनकी जो भी मिसाइल लॉन्च साइट्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये ओके। उस दिन पहले हुआ है। इसके अलावा अब इससे ईरान को काफी दिनों से ये तंगी महसूस हो रही थी कि उसके खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले उनके एक अफसर को टेररिस्ट अटैक में मार दिया था, और थोड़े दिन पहले की बात है जब जनरल सुलेमानी, जो कि कुछ साल पहले जिनको मिसाइल स्ट्राइक में इराक के अंदर, इजरायली मिसाइल स्ट्राइक से उड़ा दिया गया था इराक के अंदर, जैसे एयरपोर्ट में से इराक से निकले थे वो, जनरल सुलेमानी इनके बड़े इंपॉर्टेंट उनका नंबर 2 थे, मेजर जनरल थे, नंबर 2, या तो मेजर जनरल थे वो, और उनको उड़ाना बड़ा मेजर लॉस था ईरान। उसकी एनुअल एनिवर्सरी थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जो कि मनाई जा रही थी ईरान के अंदर, जिसके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, और उसके अंदर अभी मतलब पिछले हफ्ते 10 दिन जनवरी पहले 3rd, ये जनवरी 3rd को हुआ था, जनवरी जनवरी 3rd, या राइट, जनवरी 20 एग्जैक्टली। तो जनवरी 2020 जनवरी 3rd को जनरल सुलेमानी को असैसिनेशन हुआ था, और उसके बाद फिर उसकी एनिवर्सरी के ऊपर जो है वो उन्होंने टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसके अंदर अबाउट 84 पीपल डाइड इन दैट एंड अबाउट 100+ पीपल वर इंजर्ड। दिस वाज अगेन डायरेक्ट टेररिस्ट अटैक ऑन Iran, which was claimed that IS had done this. IS claimed that they have done this attack. ISIS, yeah. ISIS said that उन्होंने ये अटैक लॉन्च किया है। ISIS का लिंक्स अमेरिका में और इजराइल में जाते हैं, और इजराइल का एक हेडक्वार्टर है इराक में, जो कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इराक से ईरान की तरफ मैनेज करता है। वो हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया उसके बाद ईरान की तरफ से। एक सीरिया में भी कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं जो कि इजराइल कंट्रोल थे आईसिस के, उनको भी टारगेट किया, और साथ साथ ईरान ने पाकिस्तान के अंदर भी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैशल अहद, उसको भी इन्होंने टारगेट किया टू अटैक। Now these three countries simultaneously these attacks were launched. इराक के अंदर जो मोसाद का सेटअप था उसके ऊपर अटैक, मिसाइल अटैक हुआ, सीरिया के अंदर अटैक हुआ, और जैसे अदल, यस द करेक्ट नेम इज जैसे अदल, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बलूचिस्तान बेस्ड है पाकिस्तान के अंदर, उसका हेडक्वार्टर के ऊपर भी ईरान ने टेररिस्ट अटैक, ईरान ने मिसाइल अटैक लॉन्च किया, ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स। अब आते हैं पाकिस्तान ईरान की कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। नाउ ये अटैक जब लॉन्च हुआ तो उससे पहले अब जो खबर निकल रही हैं वो ये निकल रही हैं कि ईरान ने पाकिस्तान की आर्मी को पहले बता दिया था कि हम टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, मैप रखे रखो तो बेहतर है आई थिंक, ओके सॉरी, जो बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर का, ओके लेट मी फाइंड दैट अगेन। तो जैसे ये अटैक, इस अटैक के जस्ट पहले ईरान ने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं, इस जैसे जैशल अदल के हेडक्वार्टर के ऊपर, और मिसाइल और ड्रोन से उन्होंने अटैक किया। उससे कुछ नुकसान हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स का, और कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान ने बोला कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, 2 बच्चे मारे गए हैं करके। अब ये अटैक की प्रॉब्लम ये हुई कि इन दोनों की बातचीत तो हो गई थी ईरान और पाकिस्तान की कि ईरान अटैक करेगा, पाकिस्तान ने बोल दिया था ठीक है हम ओके हैं इससे, लेकिन ये नहीं था कि ये ईरान इसको ओपन कर देगा कि हमने अटैक किया है। अच्छा, ये उसको पब्लिसाइज कर दिया, फियस्को ईरान की साइड से हो गया कि उन्होंने उनका अपने सम कोऑर्डिनेशन में कोई कमी थी या कुछ प्रॉब्लम थी,
ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने अटैक किया इनके ऊपर, हमने इनके ऊपर जो है, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमने इनके ऊपर अटैक हाँ, तो किया। फिर तो मतलब वो हो गया ना, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए पाकिस्तान एक गवर्नमेंट के एम्बैरेसिंग हो लिए अब गया ना। फेस सेविंग मुश्किल हो गई। अगर वो हाँ, कि वैसे भाई ऐसे चुप कैसे रहते आपकी तो पता सॉवरेनिटी। नहीं किसने किया करके थोड़ा बहुत देयर वाज सम फेस सेविंग पॉसिबल। हम्म। अब पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर जब से इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट किया है, तो और केयरटेकर गवर्नमेंट अभी लगा रखी है पाकिस्तान के अंदर, वो केयरटेकर गवर्नमेंट पूरी की पूरी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के नीचे काम करती है, और हम्म। पूरी कंट्री को असीम मुनीर ने ही कंट्रोल किया हुआ है। नहीं। आर्मी की अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो लोएस्ट लेवल पे है पाकिस्तान के अंदर आज के दिन, हम्म। और आर्मी इसको चुपचाप बैठे देख नहीं सकती थी, क्योंकि आगे पाकिस्तान जो पब्लिक है उनकी आम भावना ये है कि पाकिस्तान आर्मी, सॉरी, इसराइल और अमेरिका के कहने पर इसराइल और अमेरिका की पिट्ठू है, और इसराइल और अमेरिका जो बोलते हैं वो करती है। राइट। और इस इमेज को दूर करने के लिए नहीं, हम अपने आप से भी डिसीजन ले सकते हैं। पाकिस्तान को जरूरी हो गया कि वो काउंटर अटैक करें ईरान के ऊपर। हम्म। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर पिछले कई सालों से बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के ऑर्गेनाइजेशन के कई जगह, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर कई जगह उनके अड्डे हैं, उनके हम्म। ऊपर 48, ये 16 जनवरी को अटैक किया ईरान ने। हम्म। 48 घंटे के बाद पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया ऑन द टेररिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ BLF इन ईरान। दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज क्लेम। हम्म। ईरान का क्लेम ये है कि नहीं, इन्होंने हमारे जो सिविलियन एरियाज उनके पर अटैक किया, और कोई ईरानियन नहीं मारा गया, लेकिन जो फॉरेनर्स थे वो मारे गए। ईरान का ये तो कहना है। हाँ, तो अब इसका क्या सीन है अभी आगे, क्या अब मतलब ये इसका अगर ईरान काउंटर अटैक करेगा? बैकग्राउंड में जाएं तो जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है, इसके दोनों साइड पे बलूच हैं। हम्म। जो बलूच जो पॉपुलेशन है, दैट इज स्प्लिट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। ये यहाँ पे। ओके। दिस प्रॉब्लम हैज ऑलवेज बीन देयर कि बलूचिस ईरान के अंदर उनका झगड़ा रहा था। जब शाह ऑफ ईरान रूल करता था तब उनका बड़ी लंबी चौड़ी इंसिडेंसी चली थी कि हम्म। बलूच लोग कहते थे कि हमें अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पर्शियन लैंग्वेज हमारे ऊपर मत थोपो, हमें बलूच लैंग्वेज में पढ़ाई करनी, हमें अपनी नेशनलिज्म का ख्याल रखना है। हम्म। वेयर शाह ऑफ ईरान वांटेड कि पर्शियन नेशनलिज्म ओवर डोमिनेंट हो। That is why there was a major insurgency in Iran controlled Balochistan part on the ओके। Iran तो Pakistan border. अभी Similarly फिर on the आगे। Pakistan side, yeah. Similarly नहीं on तो the Pakistan side, yeah. मेरा सवाल तो ये था इसमें अभी, ठीक है, इनकी जी। इनने अटैक किए, इनके पहले इनकी कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन लेकिन ईरान ने पब्लिसाइज कर दिया, तो अब उनके लिए फेस सेविंग हो गया, तो उनको काउंटर अटैक करना पड़ा। अब ईरान ने भी फेस सेविंग कर लिया कि भाई ठीक है, तुमने इनने अटैक किया, लेकिन ईरानियन कोई नहीं मारा गया, जो कि मरे हैं वो फॉरेनर्स की डेथ अब हुई है। present तो अब situation, आगे क्या कुछ काउंटर yeah, स्ट्राइक कर सकते हैं, yeah, कि आगे इसको यहीं पे yeah. स्टेबलाइज हो जाएगा I'm इनका? just coming to the present situation. Present situation is कि तुर्की has requested both Iran and Pakistan to cool down, to cool tempers. चाइना ने दोनों को बोला रेस्ट्रेंट दिखाएं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने भी बोला है कि रेस्ट्रेंट दिखाएं। और जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने बोला कि हमने बदला ले लिया है। ईरान ने बोला कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो। जैसे ही जब ईरान का हम अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, तो ईरानियन एम्बेसडर जो कि तेहरान में गया हुआ था उस टाइम पे, उस दौरान तेहरान में था विजिट पे टू हिज कंट्री, उसको पाकिस्तान ने बोल दिया कि वापस ना आए, और ईरान के एम्बेसडर और पाकिस्तान में जो अपना एम्बेसडर था उसको वापस बुला लिया था पाकिस्तान ने। अच्छा। अब जब ये पाकिस्तान की स्ट्राइक भी होगी और पाकिस्तान का फेस सेविंग हो गया, तो पाकिस्तान ने भी कूल डाउन करना शुरू कर दिया। ईरान ने बोला कि हमने ये कार्रवाई, हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें, हम दोनों पड़ोसी देश हैं, एक मुस्लिम कंट्रीज हैं, और हम चाहते हैं एक दूसरे के साथ पीसफुली रहें। इसी तरह से पाकिस्तान में भी आवाज उठ रही है कि हम लड़ाई नहीं चाहते ईरान के साथ, और हम इस बॉर्डर को कूल रखना चाहते हैं। ये दोनों तरफ से कूलिंग डाउन ऑफ टेंशन स्टार्टेड, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अब इसके आगे कोई खास कार्रवाई दोनों तरफ से नहीं होने वाली है। ये वन टाइम एफर्ट थी। इसका मैसेज अलग था। ईरान ने ये मैसेज दिया वर्ल्ड को, खास करके पाकिस्तान को और अपने नेबरिंग कंट्रीज को, सबको, कि अगर आप लोग
आप लोगों के एरिया से हमारे एरिया के अंदर अटैक्स होते रहेंगे तो हम स्ट्राइक करेंगे उन उन जगहों पे जहां से हमारे ऊपर अटैक आ रहे हैं। अब इन्होंने जैशल अदल को क्यों अटैक किया? जैशल अदल ने पिछले कुछ दिनों में कुछ एम्बुशेस किए लगाए थे, जिसमें कि एक कर्नल, इजरायली रेवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल और कुछ जवान उनके मारे गए थे। 10-12 जवान इजरायली करीब मारे गए, ईरानियन रेवोल्यूशनरी ईरानियंस के। यस, गार्ड। उन्होंने एम्बुश किया था ईरानियंस के ऊपर, और इससे काफी उनको रंज था, उनको गुस्सा था इस बात का कि ये कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान के अंदर से हो रही है, और इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। ये सबको पता था और पिछले कई साल से चल रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ बेस बनाने के लिए जनरल मुशर्रफ ने लगाया था, क्योंकि जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का हमला हुआ तो अफगानिस्तान के अंदर जितने पाकिस्तान के एलिमेंट्स, पाकिस्तान सपोर्टेड एलिमेंट्स जितने वहां काम कर रहे थे, उनको इन्होंने कहीं न कहीं एंगेज करना था। कुछ को इंडिया की तरफ मुंह कर दिया, कुछ का ईरान की तरफ मुंह कर दिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको यहाँ पे सेट कर दिया, और ताकि वो ईरान की तरफ मुंह रखे और इंटरनली पाकिस्तान के अंदर वो कोई गड़बड़ी ना करे। ओके, उनको वहां पे एंगेज करके, वहां पे बिजी करके उनको छोड़ दिया था। ये तब से चल रहा था कार्रवाई। ओके जी। तो कमिंग बैक टू द ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट, ओवरऑल अभी जो सिनेरियो है इन द मिडिल ईस्ट, तो कई सारी तो अटैक जो है वो जारी है गाजा के ऊपर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। अमेरिका का लग नहीं रहा कि अमेरिका पॉलिटिकली भी इतना उसमें अभी करेज है नहीं इंटरनली कि इजरायली गवर्नमेंट को कुछ बोल सके, तो उनको पूरा सपोर्ट करना ही पड़ता है। बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसा लग नहीं रहा कि वो एक या कोई बड़ी मेजर कंट्री है, ऐसा है नहीं कि इतनी स्ट्रांग है कि भी आ सके हेल्प के लिए। तो आगे क्या लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या उनका गेम प्लान क्या है? या बिफोर दैट आई विल जस्ट टॉक अबाउट इंडिया के ऊपर इसका क्या असर आ रहा है। ओके। जैसे ही हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक किया तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ये ईरान विजिट गए। इमरजेंसी विजिट हुई ईरान में इनकी, और इन्होंने ईरानियन से डिस्कस किया अपनी रिलेशंस को, और ईरानियन से इस एरिया के अंदर कूलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया। ईरानियंस का जो पाइपलाइन और जो रेल लाइन और जो पोर्ट का प्रोजेक्ट था चाबहार वाला, वो स्टॉल था जो कि इंडिया के साथ लग के इंडिया और ईरान ने इकट्ठा बनाना था, जो कि हमारी एग्रीमेंट हो रखी थी। वो स्टॉल था, उसके ऊपर बातचीत हुई। तो ईरान ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि पहले हमारे नुकसान की भरपाई होने दो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यानी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे अभी स्टॉल ही रखने की कार्रवाई पर जोर दिया है। यानी इस प्रोजेक्ट को वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि इंडियन कॉमर्स एक्टिविटीज कैन कमेंस इन दिस एरिया वेरी सून, नंबर 1। ओके। नंबर 2, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वांटेड की कूलिंग ऑफ रिलेशंस हो। Why he went on an emergency mission to Iran? Now, जब इंडिया की पोजीशन हम देखते हैं तो इंडिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक प्रो इजराइल स्टैंस लिए हुए है शुरू से ही। हालांकि बीच बीच में इंडिया ने बोला है कि पैलेस्टीनियंस का अपना राइट है, पैलेस्टीनियंस का स्टेट होना चाहिए, लेकिन बेसिकली इंडिया हैज बीन साइडिंग विद इजराइल एंड यूएसए। यूएसए एंड इजराइल आर डूइंग व्हाट नेतन्याहू सेज। जो नेतन्याहू बोलता है, चाहे यूएसए के इंटरेस्ट में हो या ना हो, बट यूएसए एग्रीज विद दैट इज द स्टेट बिटवीन इजराइल एंड यूएसए। वो उनको करना ही पड़ता है क्योंकि पॉलिटिकली इतना पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस है इजराइल का। तो इंडिया को भी ये मैसेज था इसमें, जब ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया को मैसेज था कि इफ यू देयर इज अ नीड टू स्टे विद इन लिमिट्स एज फार एज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट कुछ होगी तो वी विल हैव अ राइट टू अटैक योर एरियाज आल्सो। दिस इज अ मैसेज व्हिच हैज गॉन एज फार एज इंडिया आल्सो। तो इंडिया का तो कोई खास रोल है भी नहीं ना, मतलब इसमें ठीक है, इनका कॉमर्स की जो रेड सी पे जो ने ब्लॉकेड लगा रखा है मैंने, उससे कॉमर्स से पे इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया पे। वो तो सारी कंट्रीज पर बहुत सारी कंट्रीज पे हो रहा है। आज के दिन इतना ही है, लेकिन क्या है कि ये जो जंग है ये एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। अमेरिका एक तरफ और रशिया और चाइना दूसरी तरफ
चाइना कह लीजिए मेन एडवर्सरी, रशिया अभी फ्रंट में है। तो सभी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के जो मेजर पावर्स हैं, यूएसए एंड दी वेस्टर्न पावर्स एंड रशिया एंड चाइना, ये लगे हुए हैं इस मिडिल ईस्ट के अंदर अपने अपने अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई इमरान खान हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिकन साइड को, वेस्टर्न पावर्स को पाकिस्तान में आर्मी का कंट्रोल चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होने से पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जिससे कि मेजर लॉस होगा अमेरिकन अलायंस को। दैट इज व्हाई दिस पीपल से कि इमरान खान आ जाएगा पावर में, इट इज वेरी सीरियसली डाउटेड, बिकॉज द आर्मी कैन नॉट अलाउ इमरान खान टू कम टू पावर इन पाकिस्तान इन द वेरी नियर फ्यूचर। नंबर 1। नंबर 2, इसके मैं इफेक्ट्स बतला रहा हूँ वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं हम, जैसे उसकी अलायंसेस की तैयारियां चल रही हैं सभी की। ईरान इस रीजन के अंदर अपनी अलायंस बना रहा है, इजराइल अपने आसपास के जो भी एरियाज हैं उनके अंदर जो उनके एनिमीज हैं उनको सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ है। तुर्की अलग से अपनी अलायंसेस बना रहा है और तैयारी कर रहे हैं। सभी कंट्रीज आज के दिन बगैर कंट्रोल के, किसी का कोई इंटरनेशनल कंट्रोल नहीं है, कोई यूएन का कोई कंट्रोल नहीं है, यूएन कंट्रोल इज 0। और सभी कंट्रीज लगे हुए हैं कि कैसे कैसे हम अपनी अलायंसेस बनाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और मोर एंड मोर वेपन्स, मोर एंड मोर इक्विपमेंट अपने साथ रखें, ताकि कल को लड़ाई हो तो हम तैयार। इसका रीजन ये भी है ना कि अमेरिका जो है वो भी इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ डिक्लाइनिंग पावर, कि भाई चाइना जो है उभर रहा है, अमेरिका धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो एक वो जो पहले एक सुपर पावर का वो था कि एक पावर यूनिपोलर वर्ल्ड, तो अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो फिर जो अलायंसेस हैं कि भाई कौन किसके साथ खड़ा है, उसकी तरफ वो एडजस्टमेंट्स कर रही हैं सारी कंट्रीज अपने हिसाब से। तो अभी तो ठीक है, तो लॉन्ग मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफी सारी जगह अभी इश्यूज आ रहे हैं। अभी एक और हमें पॉडकास्ट करना पड़ेगा ताइवान के ऊपर, क्योंकि वो एक ताइवान की जो गवर्नमेंट अभी इलेक्ट हुई है वो प्रो डेमोक्रेसी है, तो वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट आने की बहुत ज्यादा आशंका है कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर इन्वेड कर सकता है। तो एक और फ्रंट वहां पे खुलने की आशंका है। बट टू क्लोज द टॉपिक ऑन अभी गाजा और मिडिल ईस्ट, तो व्हाट डू यू सी कि अच्छा अगले 1 महीना या अगले 3 महीने में IDF और गाजा और वो जो लिमिटेड एरिया है और साथ में येमेन वगैरह जो ब्लॉकेट है, उसको आप कैसे देख रहे हो? टू माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, येमेन का ब्लॉकेड इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। यूएसए या अरब या यूके या इजराइल इतनी जल्दी यहाँ रेड सी को नहीं कर पाएंगे सेफ जोन फॉर देयर शिपिंग, नंबर 1। नंबर 2, as far as Israel and Gaza is concerned, this war is going to continue for quite some time, for some months at least. Gaza is not going to fall down totally. Right. Number 3, Turkey is waiting, and we may see after another 2-3 months, Turkey may start getting involved in indirect way, at least in the after the next 2-3 months also wait करेंगे शायद। उसके बाद तुर्की भी इस वॉर में इन्वॉल्व होने के उसके भी चांसेस बड़े ब्राइट हैं। ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा जैसे ही, तो ईरान को मालूम है कि अब ईरान के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, इसलिए ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बच रहा है। ईरान सिर्फ प्रॉक्सीज को लगा रहा है आगे, और प्रॉक्सीज के ऊपर ही अमेरिका भी ईरान के साथ नहीं डायरेक्टली आना चाहता, बिकॉज उसके अंदर वो कन्फ्रंटेशन अगर अमेरिका या इजराइल की ईरान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाती है, दैट मीन्स द वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड। That stage, America also does not want that stage to be reached. इसमें जो एक कंपोनेंट जो हम नहीं डिस्कस कर पाए वो है रशिया और यूक्रेन वाला, क्योंकि यूक्रेन जो है अभी अपने आखिरी उस पे है, मतलब आखिरी मकाम पे है। इट्स ऑन इट्स लास्ट लेग्स, कभी भी उनका मतलब खत्म हो सकते हैं। और जैसे यूक्रेन खत्म होती है और रशिया की जो रिसोर्सेज हैं इतने सारे, जो उन्होंने अपनी मिलिट्री और अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो अपने फैक्ट्रीज वगैरह जो उन्होंने कर रखी हैं, जैसी वो फ्री अप होती हैं तो उससे काफी मदद मिल सकती है ईरान को, अगर आगे, और मतलब जो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज को इन टर्म्स ऑफ वेपन सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, इस तरीके से, जो कि बहुत ही जो पावर का जो इम्बैलेंस है उसको काफी बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। तो वो एक टाइमिंग का भी काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो कितना देर तक चलता है, कितना जल्दी वो यूक्रेन खत्म होता है। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट ईरान फर्स्ट।
ईरान ने पिछले 10-12 सालों के अंदर अपनी वेपन्स को, अपने अपने फोर्सेस को, अपने इक्विपमेंट को, अपने वेपन्स को काफी मॉडर्नाइज किया है. ईरान इज नाउ इन द लीड इन ड्रोन्स, इन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स. इंडिया के पास वो ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है जो ईरान के पास है. राइट. हम इसराइल से ले रहे हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन ईरान अपनी इसराइल से के लेवल की टेक्नोलॉजी बना के, और ईरान उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है. ईरान ने अब ईरान से अपने ड्रोन्स उन्होंने एक्सपोर्ट भी किए. इसी तरह तुर्की ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को लास्ट 10-12 सालों के अंदर अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया. दोनों कंट्रीज ने काफी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया इन डिफेंस आर्मामेंट इंडस्ट्री के अंदर, और इसका फायदा अभी दिखाई दे रहा है. बिकॉज जो जैसे अमेरिका ने अपना फ्लीट वहां पे लगाया, लेकिन उस फ्लीट की कोई खास वैल्यू नहीं है. एयरक्राफ्ट जाएगा, अटैक करके आ जाएगा. ये एक छोटा सा ड्रोन छोड़ते हैं, वो ड्रोन जो है उनका नुकसान करके आ जाता है, और ड्रोन बड़ा सस्ता पड़ता है. इतने बड़े हाँ, फ्लीट मतलब को एक $20,000 या $40,000 का ड्रोन है, उसको रोकने के लिए उनको $6 मिलियन की मिसाइल डालनी बिल्कुल पड़ती है. उसको तो रोकने के लिए इतनी सस्टेनेबल नहीं सारी है. इक्विपमेंट लगानी पड़ती है. डिफेंसिव मैगजीन पूरा लगाना पड़ता है उनको, और इनका कोई कॉस्ट उसमें इनपुट बहुत कम है ड्रोन्स के अंदर. तो पूरा वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है. वॉरफेयर कॉन्सेप्ट जो है, इट इज नाउ गोइंग इन फॉर अ सीरियस चेंज towards use of these new technologies and use of AI in the warfare. Now, this is about Iran and Turkey. Coming to Russia and Ukraine. Russian forces, armed forces were weak when Ukraine war started. राइट. रशिया एक्सपेक्टेड कि हम जल्दी इनको खत्म कर देंगे, लेकिन रशिया को शुरू में बड़े लॉसेस हुए, और उनको रियलाइज हुआ कि तुम लोग, आपकी और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो स्ट्रक्चर है आर्म्ड फोर्सेस की, दैट इज नॉट गियर्ड अप टू फाइट टू बैटल्स ऑफ दिस काइंड. रशियंस ने पिछले 2-2.5 साल के अंदर यूक्रेन की लड़ाई के अंदर अपने आप को, अपनी फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर कर लिया है, अपनी फोर्सेस को ट्रेन कर लिया, और रशियन फोर्सेस टुडे आर, उनका मोरल बड़ा हाई है, और वो क्वालिफाइड हैं, ट्रेन्ड हैं टू टेक ऑन एनी अदर ऑपरेशंस आल्सो. रशियंस टुडे हैव गेन्ड फ्रॉम यूक्रेन war. They are a much stronger country They are and a a much much stronger stronger country military today than they were economically than they and militarily. Both ways. and militarily. Yes. Yes. Or actually, they are one of the strongest military forces in the world right now. In the world today. क्योंकि now they have a battle hardened army. जब अगर आप अमेरिका की बात करो, भाई हम बोलते हैं कि अमेरिका जो है has been in wars for the last 30 years, but जो उनकी wars है वो क्या है? That's been with these terrorist organizations या फिर अमेरिका ने third world countries. कोई वॉर ढंग से जीती नहीं आज तक कोई बाहर. वॉर अगर मतलब उन्हें ठीक है, अगर उन्हें जो उन्हें किया भी है वो ऐसा है कि अच्छा मतलब अपने एयरक्राफ्ट भेजे, बॉम्ब डाल के आ गए, लेकिन जो एक्चुअली ट्रूप्स भेजना और वो सब है, वो इनके बैटल हार्डन ट्रूप. जो लास्ट वैसी वाली जो वॉर है जिसमें टैंक वॉरफेयर किया, वो था फर्स्ट इराक वॉर या फिर सेकेंड इराक वॉर. उसके बाद उन्हें कोई एक्चुअली वॉर में अफगानिस्तान में वो भी दैट वाज हार्डली एनी वॉर, दैट वाज अ वॉर. ठीक है, वो मतलब इतना ज्यादा. अब जो ऑन दी अदर हैंड रशिया ने काफी कुछ गेन किया है, काफी कुछ सीखा है, बैटल हार्डन आर्मी हो गई इनकी, और वो सब जो लर्निंग्स हैं, क्योंकि जो यूक्रेन की जो आर्मी थी वो थी नेटो ट्रेंड. तो अगर नेटो ट्रेंड आर्मी से कैसे आपको लड़ना है, वो सब लर्निंग जो है और कंट्रीज को भी जाएगी, और वो सब वहां से सीखेंगे. और इससे काफी जो ओवरऑल जो यूक्रेन वॉर है और रशिया के साथ, उससे जो वेस्ट अलायंस है उनको काफी नुकसान हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है. और रशिया और चाइनीज जो फ्रंट है, काफी ज्यादा फायदा हुआ. कैन आई टॉक अबाउट रशिया? श्योर. नो, रशिया की बात करें तो रशिया यूक्रेन के अंदर, रशिया ने बार बार बोला कि हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, हम किसी कंट्री के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते. रशिया ने क्लियरली बोला, और रशिया की आज भी पॉलिसी है कि हम लिमिटेड ऑफेंसिव जा रहे हैं. हमें क्रीमिया चाहिए था, क्रीमिया ले लिया, वो हमारा था. वो यूक्रेन में चला गया था गलती से, लेकिन वो रशिया का था शुरू से. रशियन पॉपुलेशन वाला जो यूक्रेन पार्ट है, वो रशिया ने उसको इंडिपेंडेंट करना था, क्योंकि यूक्रेनियंस did not give the rights, enough adequate rights to the Russian populated areas. They started suppressing Russian populations. उसके लिए उनको इंटरवीन करना पड़ा. उनको लिमिटेड इंटरेस्ट था यूक्रेन के अंदर, और ये जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन को उसने बर्बाद करके छोड़ दिया. Millions of people have gone, left the country, millions have died, and now the country is in ruins. उसका कुछ नहीं, अगले कई सालों तक लगा रहेगा, वो कंट्री भुखमरी आ जाएगी वहां पे. और रशिया स्ट्रांग हो गया. रशिया ने जो
जो उनके टारगेट्स थे वो तकरीबन अचीव कर लिए, और नहीं अचीव किए थोड़े दिन में अचीव कर लेगा। अभी भी रशिया कह रहा है कि हमें पूरे यूक्रेन को कैप्चर नहीं करना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, उनको रशियंस मतलब डू नॉट क्यों, वांट टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन डिग्री क्रॉसिंग देयर हाँ बॉर्डर्स। दे मतलब जस्ट वांट कि व्हाई हमारे वुड दे, बॉर्डर के ऊपर नेटो ना आए। राइट, मतलब बड़ा उनको क्लियर वो कट है। क्यों अपना वो इंसर्जेंसी लें कि भाई हम अपना नहीं, जो वो बड़ा पॉपुलेशन क्लियर हमारा है। इंटर रहना ही नहीं दैट वे चाहती, पुतिन्स पॉलिसीज आर वेरी क्लियर कि वेरी हमने क्लियर। फालतू इंसर्जेंसीज नहीं पालनी है, अपने लिए मुसीबत नहीं पालनी है, हमने अपनी लिमिट्स में रहना और अपने बॉर्डर को सिक्योर रखना। अपने बॉर्डर को सिक्योर रखने का बेस्ट तरीका यही है कि नेटो फोर्सेस हमारे बॉर्डर के ऊपर लाइन अप ना हो। राइट, दैट इज व्हाई यूक्रेन के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। या तो काफी काफी कुछ हो रहा है अभी, मतलब रशिया यूक्रेन, अभी ताइवान में शायद ओपन फ्रंट हो जाए, मिडल ईस्ट इज ऑलमोस्ट मतलब इट्स इन केओस, बट अभी और भी केओस होने की चांसेस हैं। तो और बहुत सारी कंट्री जो है, एक रीअलाइनमेंट हो रहा है फ्रॉम अ यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये काफी कुछ अभी अभी देखना पड़ेगा कि अगले आने वाले हफ्ते, वीक्स या महीनों में क्या इसमें चेंजेस आएंगे, तो उसको हम एक कड़ी नजर रखेंगे। या तो और कुछ जाने से पहले कुछ और कुछ आप कहना नहीं, चाहते हैं? नथिंग, बस इतना ही है कि ये सिचुएशन बड़ी फ्लक्चुएटिंग है और डेली चेंजेस होने वाले हैं इसमें। एंड एवरी एवरी द सुपर पावर्स, रशिया हो, चाइना हो, चाहे यूएसए हो, दे आर लुकिंग एट देयर फ्यूचर अलायंसेस। वो फ्यूचर को देख रहे हैं और उस राइट, मुताबिक वो यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। सही बात। दैट इज व्हाट ऑलराइट, इट इज। या कूल, काफी इंटेंस काफी कुछ, काफी या इंटेंसिटी के साथ हो रहा है काफी कुछ वर्ल्ड में। लाइक उम्मीद तो यही होती है कि भाई एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए, बट कभी कभी अगर पीसफुल रेजोल्यूशन ना हो तो फिर वॉर करनी पड़ती है, और उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो इंटरेस्ट है, उनके लिए आपको लड़ाई भी करनी पड़ती है। तो ऑन दैट सैड नोट, आई थिंक वी विल एंड टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट टू इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। वीडियोस देखते रहिए, हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले भी, और हमें सपोर्ट करते रहिए। और पेट्रियन है, वहाँ पे आप हमें डोनेशन दे सकते हैं to for us to get more equipment, to get more interviews, stuff like that. So thank you so much, Colonel SK Dalal, and थैंक यू, we'll talk to you soon. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।